हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास जो डिस्कस करने वाले हैं यानी क्लास नंबर 18 है, जहां पे हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं और आपके लिए क्लास नंबर जो 18 है बहुत ही बेहतर रहने वाली है। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब मैं कितना ही कोशिश कर लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक चीजें बेटर नहीं हो सकती। मतलब मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं आज तक, जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं, चाहे ये प्लेलिस्ट की बात कर लीजिए या फिर इससे पहले जो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को फिनिश किया है। लेकिन इस पूरी प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है एक बेहतर तरीके से हो सके, आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके, है ना। तो चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगेगी, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मतलब हर देखो कॉन्सेप्ट को सीखने पे जाओ, है ना। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर पढ़ लिए फटाक से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करके आप कॉन्सेप्ट को सीखिएगा ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तब भी आप वहां पे इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर पहली बार आए तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये कोई कहने की बात है नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा, है ना। चलते हैं फिर क्वेश्चंस पे, देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर बेहतर तरीके से बने हुए हैं, यानी हर क्वेश्चन के बेहतर तरीके को कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि अगर कोई इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आएगा तब भी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। तो होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। स्क्रीनशॉट मारते रहना और ना हो तो कम से कम नोट्स तो बनाते रहना, क्योंकि होता क्या है, जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो जब हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हमारा अलग ही लेवल का माइंडसेट होता है ना, स्कोर बहुत अच्छा खासा आएगा अगर आप उस तरीके से पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि देखो, बिल्कुल भी ये मत करना, टाइम पास बिल्कुल मत करना यार मेरे, क्योंकि टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग दुनिया में फैले पड़े हैं। तो आपको बिल्कुल ये सब नहीं करना है। अपने समय को समझिए, समय के इंपॉर्टेंस को समझिएगा और अच्छे से काम करिएगा, है ना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। लिखा हुआ है डिसलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ, यानी डिसलेक्सिया की बात करी जा रही है। किसकी बात करी है? डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया जो है, इससे जिसके अंदर, जिस बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, लर्निंग अक्षमताएं होती हैं। क्या होती हैं? अधिगम अक्षमताएं होती हैं, जहां पे बच्चे के अंदर सीखने में कोई प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात करिए, कह रहे कि डायरेक्ट चैलेंज, डिसलेक्सिया जो होती है कहां पे चैलेंज करती है, किस चीज में? क्या वो भावनात्मक है, शारीरिक है, सामाजिक है, लिखित विषय वस्तु से बोध में? यहाँ पे बोला गया है कि पठन वैकल्प किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती करता है। यानी डिसलेक्सिया जो है कहां पे चुनौती करेगा, कहां पे चुनौती करेगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधी विकार है। क्या है? डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधी विकार होता है। यानी जिसके जिसके डिसलेक्सिया होता है उन बच्चों के कहां पे उनको प्रॉब्लम होती है, कहां पे? पढ़ने में। मतलब पठन संबंधी विकार है, ऐसे बच्चों को जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे कौन सी बात चैलेंज करेगी? देखो, अब यहाँ पे बात करी जा रही है भावनात्मक, जिनको पढ़ने में दिक्कत है उनके अंदर जरूरी तो ना कि इमोशंस भी नहीं होंगे, तो ये बात तो ऐसा नहीं है। शारीरिक समन्वय में शरीर से भी वो सही होंगे, सामाजिक आंतरिक क्रियाओं में यानी वो आपस में इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, लेकिन उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको लिखित विषय वस्तु के बोध में दिक्कत होगी। मतलब जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, तो वो लिखित विषय वस्तु में उसको दिक्कत होगी ना होगी। तो हमारे पास होगा फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। भैया जब उसको लिखने में प्रॉब्लम है तो ऐसी वस्तु क्यों दे रहे हो जहां पे उसको चैलेंजिंग लगे, है ना। तो फोर्थ आंसर जो है इज द राइट आंसर ओवर हियर। हम जाएंगे फोर्थ के साथ में। चलिए, ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो। फिलहाल के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड शुड बी अवॉइडेड विच टीचिंग स्टूडेंट्स विच विजुअल इंपेयरमेंट। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है? यानी दो दृष्टिबाधिता वाले बच्चे, इनको दिखने में प्रॉब्लम है, यानी ऐसे बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, और एज अ टीचर जब उनको आप पढ़ा रहे हो तो कह रहे हैं कि किस पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए, यानी कौन से माध्यम को अवॉइड करना चाहिए। लिखा हुआ है दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। यानी हमसे पूछा गया है निगेटिव पॉइंट। कौन सा? निगेटिव पॉइंट। यानी हमें क्या करना है, कौन से पॉइंट को अवॉइड करना है, कौन से पॉइंट को अवॉइड करना है, बचना चाहिए। चलिए, अब बच्चा कैसा है? दृष्टिबाधित है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है। कहां पे? देखने में प्रॉब्लम है, विजुअल कह रहे हैं इंपेयरमेंट है। देखो, श्याम पट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। जिसको देखने में प्रॉब्लम है तो मौखिक रूप से कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। स्पर्शग्राही मानचित्र, ठीक बात है। यहाँ पे आप उनको मतलब कि ब्रेल लिपि नहीं होती जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको आप लिख लिख के मतलब कि ऐसे टच एंड फील करके कंटेंट प्रोवाइड कराते हो।
सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना बिल्कुल सही बात। देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और मौखिक रूप से व्याख्या भी करना ठीक है ना, क्योंकि देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षा करना। भाई जब उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिखित परीक्षा क्यों कराओगे, है ना, यही हमारे पास निगेटिव पॉइंट है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। ये बात एकदम सही थी कि जो जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनको आप ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं जो टच एंड फील वाली है ना, ब्रेन लिपि जैसे। सहायक उपकरण यानी विभिन्न प्रकार के टूल्स या माध्यम उपकरण जो है उनको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो बच्चे अपनी लर्निंग को अच्छे से कर सके, है ना। और यहाँ पे भी ठीक है, श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से, यानी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है इसलिए आप क्या कर रहे हो, मौखिक रूप से यानी बोल बोल के समझा रहे हो बच्चे को, है ना। तो ये बात भी एकदम ठीक है भाई, जब देखने में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर रहे हैं, उनको लिखने में प्रॉब्लम है या दिखने में प्रॉब्लम है, सॉरी देखने में प्रॉब्लम है, तो बच्चे को आप मौखिक रूप से व्याख्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए। तो ये तीनों पॉइंट एकदम ठीक है, लेकिन लिखित परीक्षा कराना क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम थी तो ये गलत हो गया, है ना। जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। तो फोर्थ आंसर जो है एकदम राइट है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, समझते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट मारते रहना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, नहीं तो कम से कम नोट्स बना लेना। नोट्स बनाओगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस यहाँ पे क्या बोल दिया, जो प्रतिभाशाली। गिफ्टेडनेस का मतलब होता है जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं। कैसे हैं प्रतिभाशाली, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनके लिए क्या बात बोली जा रही है, उनकी विशेषता कौन सी, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पे, है ना। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। लिखा हुआ है कि औसत से अधिक बुद्धि स्तर। ठीक बात है भाई, क्रिएटिव बच्चे हैं ना, जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बुद्धि का सोचने समझने का स्तर जो होगा ज्यादा होगा। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। ठीक बात है, वो एक समस्या की हजारों सोल्यूशन निकालेगा। भाई जब गिफ्टेड बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, अन्वेषण करता है, सोचता समझता बेहतर है, तो वहां पे वो एक समस्या की हजारों सॉल्यूशन निकालेगा, है ना। तो ये बात भी ठीक है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा। ठीक बात है, वो जो जितने भी आप कौशल सिखा रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो निपुण होगा, सीखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और वो समझता भी होगा। उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा यानी उसका मोटिवेशन अलग लेवल का है। भाई जो प्रतिभाशाली बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, उसके आंतरिक अभिप्रेरणा उसके अंदर भरी पड़ी है कि मैं पढ़ूंगा, मुझे सीखना है, तो मतलब मुझे जो भी काम करना है वो सीखना है। उसकी इनिशियल मोटिवेशन है, कैसा अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा उसको मिली हुई पहले से ही है, उसको बाहर से अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं कि कोई उसको पुरस्कार दे तब वो पढ़ेगा, है ना। तो हमारे पास गलत कौन सा है, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। भाई जो गिफ्टेड बच्चा है उसके अंदर धीमापन क्यों होगा, आप थोड़ी सी भी हिंट दोगे वो समझ जाएगा तुरंत, क्योंकि प्रतिभाशाली क्रिएटिव बच्चा है ना। तो ये गलत हो गया, गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पढ़िएगा फटाक से। होपफुली क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, क्योंकि जब भी आप लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम। यानी अगर क्लासरूम में गतिविधि हो रही, कोई क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो कोई एक्टिविटी को अगर आप महत्व नहीं दोगे, मतलब जो भी आप क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने उसको महत्व नहीं देना है तो क्लास में क्या होगा, है। अगर आप एक्टिविटी को महत्व नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लिखा तो है कि एक्सपीरियंस व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम, यानी बच्चों के द्वारा आप जो भी पढ़ा रहे हो या उनको मतलब कि उसका महत्व नहीं कोई समझा जा रहा है, तो उसका क्या होगा। लिखा हुआ है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। यानी यहाँ पे कौन सी ऐसी बात है जो फील करेगा बच्चा, अगर आप एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो आप पढ़ा रहे हो। मान लीजिए क्लासरूम में आप डिस्कस कर रहे हो, बच्चे आपस में लगे पड़े हैं, तो वहां पे क्या होगा, क्या बच्चों की जिज्ञासा होगी, उत्साह होगा, आनंद होगा, बोरियत होगी। भाई जब महत्व दिया जाएगा तभी बच्चा क्रिएटिव होगा, सीखेगा, उसकी जिज्ञासा होगी कि और सीखें और क्वेश्चन पूछें, है। उत्साह तभी होगा जब बच्चे भी शामिल होंगे, हैं। आनंद तभी आएगा जब बच्चे पढ़ रहे होंगे। बोरियत महसूस करेगा जब एक्टिविटी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, टीचर का कोई महत्व ही नहीं क्लास में, तो बच्चा कुछ भी करेगा, हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी बोरियत महसूस करेंगे, यार क्या लगे पढ़े, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्या होगा, बोरियत महसूस करेगी। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। सारे क्वेश्चन में फोर्थ आंसर इज राइट आंसर आ रहा बार बार यार मेरे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता है। यानी ऐसी क्लासरूम जहां पे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, बच्चे एक्टिव हैं, टीचर भी एक्टिव है,
पढ़ाई अच्छे से चल रही है, उसकी विशेषता क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको बच्चों में प्रतियोगिता नहीं करानी, उनको ऐसा कोई जजमेंट ना दो कि यार तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं हो, है ना। इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी मत कराओ जिसमें बच्चे हतोत्साहित हो, यानी जीतने वाला खुशियां मनाए और हारने वाला हतोत्साहित हो। एज ए टीचर आपके लिए सारे बच्चे सेम है, आप उनको ऐसी एक्टिविटी कराओ जहां पे उनको नॉलेज हो, मतलब हर चीज की सीखने की क्रियाएं आगे बढ़े, बट ऐसा कुछ भी मत कराओ जाकि उनका जो मोटिवेशन है वो लो हो, ऐसा कुछ मत कराओ, तो गलत बात है ना। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हो कि अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश कौन सी विशेषता है। कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं करना, रोट मेमोराइजेशन एकदम गलत है। मानकीकृत पाठ्यचर्या तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी कि आपको सभी के लिए एक ही डंडे से आंको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी के लिए आप डिफरेंट टाइप के उपागम यूज करो, डिफरेंट टाइप का एग्जांपल पेश करो, ताकि सारे बच्चे आपकी बात को इजीली और बेहतर तरीके से समझ सके। आपको मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं चलानी है कि जो है सभी को एक ही बार एग्जांपल दे दिया कि मैं तो यार ऐसे टीचर हूं, मैं तो मारता हूं है, और मैं तो ऐसे समझाऊंगा, आपको समझ में आए या ना आए भाड़ में जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एज अ टीचर आपको बच्चों के अकॉर्डिंग संवेदनशील होना पड़ेगा आज के टाइम पे, खासकर तो आजकल तो सेम चल रहा है कि बच्चों के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो समझते हैं पहले उनका आकलन कर लीजिए कि बच्चा कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए ताकि बच्चा और एक्टिव होगा और आप भी एक्टिव होंगे। जब बच्चा मजे लेगा पढ़ने में, तो आप भी पढ़ाने में मजे लोगे, है ना। तो ये बात एकदम गलत है, लेकिन सही कौन सा है, अन्वेषण संबंधी। देखो यहाँ पे प्रतियोगिता का तो गलत हो गया था, ये भी गलत, ये भी गलत, हमारे पास बचा कौन, सेकंड ऑप्शन। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, यानी ऐसा जो परिवेश इन्वायरमेंट दो बच्चों को जहां पे बच्चे अपनी अपनी बात को कह सके, अनुकूलित हो सके ना, अडेप्टेशन कर पाए, मतलब ऐसी क्लासरूम हो जहां पे बच्चा अपने एक्सपीरियंस को बता सके कि सर ये आपने ऐसे बताया, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे में बच्चा एक्टिव होगा। और आप पढ़ रहे हो बाल विकास, सीडीपी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को एक्टिव होना है ना। बच्चा एक्टिव हो, 100% क्वेश्चन सही होगा, 100%, है ना। तो अन्वेषण करे, आपस में डिस्कशन करे, डिबेट करे, ऐसा अधिगम हो जहां पे बच्चे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो ऐसे में लर्निंग बेटर होगी, बढ़िया होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं कि क्या बोला गया है कि रिचा स्कूल टीचर, यानी कि रिचा जो है एक अध्यापिका है, एक स्कूल की अध्यापिका है, वो क्या चाहती है सुनते हैं जरा, समझते हैं। लिखा हुआ है कि रिचा जो है क्लास एक स्कूल की टीचर है, वांट्स टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग हर स्टूडेंट्स टू डू सो सी शुड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिचा स्कूल टीचर, यानी रिचा जो है वो एक स्कूल टीचर है, वांट्स टू प्रमोट यानी प्रमोट करना चाहती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई एक समझ बेहतर करनी चाहिए, अवधारणात्मक समझ जो होती है उसको प्रस्तुत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, अमंग हर स्टूडेंट्स, यानी अपने बच्चों के लिए वो क्या करना चाह रही है, अवधारणात्मक सोच यानी अवधारणात्मक चिंतन, मान लीजिएगा थिंकिंग को बढ़ाना चाहती है। यानी लिखा हुआ है कि स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना होगा, लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों का समावेश निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु के कंटेंट को रटना तो बिल्कुल नहीं, काट दीजिए अपने आप, रूट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत, विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबंधता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित क्यों करोगे, है भाई, उत्साहित करोगे ताकि वो बच्चे अच्छे से सीखे, तो ये दोनों तो अपने आप में गलत हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। भाई ये बताओ, जब आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए गए हो और आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो जरूरी थोड़ी ना कि बच्चा एग्जैक्ट आंसर देगा, आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि वो निश्चित रूप से समाधान बताए आपको, है। बच्चा अपनी राय देगा, आपको इसका फोल्डिंग करनी है, समझना है उसको कि कहाँ पे उसका दायरा है, कमी कहाँ पे रह गई है ना, बिल्कुल सही बताया, ऐसी उम्मीदें क्यों करोगे, ये बात गलत है। एक ही बचा हुआ है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे अच्छे से सीख पा रहा है और कहाँ पे उसके संज्ञान में कमी रह गई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए फटाक से और जवाब देने की कोशिश करो। यार मेरे बहुत सारे वीडियो दे दिए हैं अभी तक, इतने अगर आप थोड़े से भी देख लोगे तब भी आपका सीटेट इजीली क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। यानी विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें क्या करना है, समालोचनात्मक चिंतन को विकास, यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है कि बच्चा डिफरेंट टाइप से सोच सके, है ना। ऐसा चिंतन करे कि मतलब एक्टिव हो जाए बच्चा, क्रिएटिव हो जाए बच्चा, ऐसे चिंतन का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। तो कौन सा उपागम जो है वो सहज है। विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाना। बिल्कुल प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं करानी, आपको गलत हो गया है। अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण, केवल जहां पे आ जाए अपने आप काट दीजिए, ओनली अपने आप में रॉन्ग वर्ड है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, देखो ये भी गलत, जहां पे रटना आ जाए तुरंत काट दीजिए, ये भी गलत, ये भी। तो हमारे पास इजीली हमने सोच लिया कि विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, यानी आप जब बच्चे को विभिन्न संदर्भों में मौका दोगे, अपनी बात को वो कहेगा, है ना। यानी विभिन्न संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा डिफरेंट टाइप से लर्निंग करा रहे हो, क्लासरूम में बच्चों को मौका दे रहे हो, अपनी बात को सिखा रहे हो, यानी हर प्रकार का एग्जांपल दे रहे हो, विविध प्रकार के संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में सिखा रहे हो, डिफरेंट टाइप से सिखा रहे हो, तो बच्चा अपने आप में एक्टिव होगा, ऐसे में उसका चिंतन भी विकसित होगा और वो डिफरेंट टाइप से सोचेगा भी, समझेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अधिगम की गति कैसी होती। चलिए, अधिगम का मतलब है कि जब आप कुछ भी सीखते हैं वो रूल रेगुलेशन के थ्रू सीखते हैं, उसे क्या कहेंगे, यानी कैसे होगा अधिगम की गति, तेज कैसे होगी, बताइए। आप किस तरीके से बढ़िया सीखोगे, जल्दी सीखोगे, कैसे सीखोगे, क्या करोगे कि आपकी लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को सीख सको। चलिए, ऑप्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। पूरी तरीके से वातावरणीय कारकों पर निर्भर थोड़ी ना है ना, हर प्रकार से वातावरणीय इंपॉर्टेंस है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया, देखो यहाँ पे क्या बात बोल दी गई, पूरी तरीके से व्यक्तिगत कारकों पर, केवल अधिगम जो होता है व्यक्तियों द्वारा ही थोड़ी ना होता है, आप अपने आसपास के लोगों से भी तो सीखते हो, एनवायरमेंट से भी सीखते हो, केवल व्यक्ति पर बोल दिया आपने, है। व्यक्तिगत और वातावरणीय दोनों से स्वतंत्र, यानी व्यक्तियों का और वातावरण का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसी कोई बात है भाई, ये तो अपने आप में गलत बात है। जब आप लोगों से नहीं सीखोगे, एनवायरमेंट से नहीं सीखोगे, तो कहां से सीखोगे। आप चीजें अपने आसपास के लोगों से सीखते हो, अपने एनवायरमेंट से सीखते हो, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए। मैंने बोला ना कि विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ पे बात करिए ना, तो वही बात यहाँ पे करी जा रही है कि अगर आप दोनों को महत्व दे रहे हो, यानी लोगों को भी महत्व दे रहे हो और वातावरण यानी एनवायरमेंट को भी महत्व दे रहे हो, और दोनों का आपस में इंटरेक्शन यानी परस्पर क्रिया करके आप कुछ ना कुछ सीखते हो, तो वहां पे हमारा अधिगम जो होता है अच्छे से होता है। यानी हम अपने से मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो हमसे ज्यादा अधिक जानकार हैं, जिनके बारे में वागोस्की ने बताया हुआ है कि जो हमसे ज्यादा अधिक जानकार हैं उनसे भी हम सीखते हैं। जैसे स्किनर ने बताया हुआ है कि हम अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं, है ना। तो इन लोगों की और एनवायरमेंट से तो सीखते हैं, तो पारस्परिक क्रिया द्वारा हम चीजों को बेटर करते हैं। ऐसे में हमारी अधिगम जो होता है, हमारी लर्निंग जो होती है बेटर होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। यहाँ पे क्या बात बोल दी गई है कि सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी है। 100 टाइम ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है आपसे। चलिए, सोशलाइजेशन की बात करें कि सामाजिकरण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम अपने समाज में रहकर अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, तो वो होता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। जिसमें से अगर हम बात करें कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है, यानी हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी एजेंट कौन से होते हैं, प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें फैमिली की, किसकी, फैमिली की अगर हम बात करें, यानी जो हमारा परिवार होता है वो क्या है, प्राइमरी एजेंसी है। क्या है, प्राइमरी एजेंसी है जहां पे हमारे माता पिता, पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो वो है हमारा क्या, उसे बोलेंगे हम प्राइमरी एजेंसी। अगर प्राइमरी के साथ में पड़ोसी भी जुड़ा हुआ है तब भी आप इसे प्राइमरी एजेंसी ही बोलोगे। क्लियर इतनी बात। अगर यहाँ, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए सेकेंडरी कौन सी है, तो सेकेंडरी में आती है मीडिया, किताबें, स्कूल में विद्यालय, ये सब क्या है, सेकेंडरी। लेकिन माता पिता जो है ये प्राइमरी है। क्या है, माता पिता की बात करी जा रही, तो ये तो प्राइमरी है हमारा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे सेकेंडरी पूछा गया था, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट मारते रहो यार मेरे। चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है।
विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है। विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है अनदेखी करके निरुत्साहित कर जानी चाहिए। भाई बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उसको आपको निरुत्साहित नहीं करना है, उसको उत्साहित करना है ताकि बच्चा अपने एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ सके, है ना। तो ये तो गलत हो गया, उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, गलत है ना। हमेशा अत्यंत गलत होती है, ऐसा क्यों गलत क्यों, हमेशा कब बच्चे गलत ही बोलते हैं। बच्चे खाली प्लेट नहीं होते, बहुत कुछ लेके आते हैं, ये बोलते हैं चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। जब पैदा होता है तो उसके अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है और वो किसी भी चीज को सीख सकता है अगर उसको आपने अच्छा खासा एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इसको बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते, क्या बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। यानी बच्चों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं वो अर्थ निर्माण यानी कहीं कहीं पे मीनिंग मेकिंग भी होती हैं और पढ़ी मतलब कि प्रक्रियाओं में गढ़ी गई होती हैं, सहज और संरचनाओं को दर्शाती हैं। यानी जो भी वो एक्टिविटी करते हैं कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक ही होती है, उनके एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो तीनों अपने आप में गलत है, आप इजीली समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। बच्चा जहां पे एक्टिव होगा आप वहीं जाइए, जहां पे अर्थ निर्माण की बात हो रही है, मीनिंग मेकिंग लर्निंग की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बच्चा एक्टिव होगा यार, है ना। तो वही ऑप्शन चूज करिए आप ऑब्वियसली। चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। यानी क्लासरूम में जब भी आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हो तो वहां पे किस पॉइंट से बचना चाहिए, हमें कौन से पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित करना। यानी जो भी आप डिस्कस कर रहे हो वहां पे आप एक दूसरे का आप इंटरकनेक्टेड, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हो उनके पिछले नॉलेज को देख देख के आप आगे सिखा रहे हो। भाई जो भी बच्चे को पहले से नॉलेज है उसको देख के आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये तो बेटर ऑप्शन है ना। जोड़ जोड़ के पढ़ा, समझा समझा के, कारक करना, प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। यानी जो भी अवधारणाएं आप डिस्कस कर रहे हो उनके लिए आप उदाहरण भी दे रहे हो, ठीक बात है। संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों से असंबंध को, यहाँ पे ये बात भी ठीक थी कि ऐसे कारक डिस्कस करने हैं जो रेखांकित कारक संबंध दर्शाते हो। क्या हो, ऐसे कारक दर्शाने हैं जहां पे वो क्या कर रहे हो, संबंध यानी आपस में इंटरकनेक्टेड। ये ऑप्शन थोड़ा हमारे पीपीटी मास्टर थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं लेकिन ये सही था वैसे, है ना। यहाँ पे संबंधों की बात की है, यानी जो भी आप डिस्कस कर रहे थे वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, उनके पिछले नॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो ये बात ठीक है, तीनों बात एकदम सही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो भी आप पढ़ा रहे वो असंबंधित है, मतलब जो भी कह रहे हैं कि संप्रतियों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। क्यों भाई, आप संबंधित खंडों में प्रस्तुत करोगे, जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के लेवल का है आप वो पढ़ाइए। क्लास नर्सरी में चले जाओ और यूपीएससी पढ़ाने लगो जाके, तो फिर क्या होगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। चलिए तो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाओ यार, कि समझिए बच्चा समझ में कहाँ पे बच्चे को आ रहा है। पता चले कि आप डिस्कस करे जा रहे हो 10-10 पीरियड और बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हुए हैं जिनको पढ़ाने से मतलब है बच्चे को समझ में आए या बाढ़ में जाए, उसको बोरियत लग रही, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें पढ़ाना है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ भाई, मैं तो डंडा लेके मारूंगा, तोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आपको ऐसा बिल्कुल ना करो यार, मेरे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा आपके पढ़ाने का। आप चिल्ला रहे हो, बच्चा बोर हो रहा है कि कब जाए टीचर यहाँ से, है। आपको ऐसा बिल्कुल ना करो यार, मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ा तो उसका मन लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। यानी जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास, यानी विद्यार्थी जो है उनका सोचने समझने की जो तर्क शक्ति है वो बढ़ सके, सोच समय बच्चा जो है डिफरेंट टाइप से अपनी बुद्धि का यूज कर सके, हर तरीके से सोल्यूशन को निकाल सके। तो ऐसे में वाइगोत्स्की ने कौन से कार्यान्वयन की व्याख्या करी है। क्या वो सामाजिक पृथकीकरण है, यानी बच्चों को अलग थलग कर दीजिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं करना, रोट मेमोराइजेशन एकदम गलत, निष्क्रिय तो होना नहीं है, बच्चे को सक्रिय होना चाहिए। सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स की बात करी है, यहाँ पे सोशल कल्चरल टूल्स की बात करी गई है, यानी आप समाज को, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो वही हमारा एकदम सही है। कल्चरल टूल्स को, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ सीटेट में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली जा रही है, पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, होपफुली आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी, मुझे लग रहा है, जहां तक की बात है। चलिएगा, प्रगतिशील शिक्षा
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? यानी ऐसी क्लासरूम है जहां पे क्लासरूम तो एक्टिव है ना, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, बढ़िया तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, आप किसे स्थान देंगे? क्या वो विद्यार्थी को देंगे, अभिभावक को देंगे, अध्यापक को देंगे, परीक्षाएं देंगे? आप बताओ। स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं, है ना, वहां बच्चे नहीं होंगे तो आप परीक्षा किसकी कराओगे? हैं? बच्चे नहीं होंगे, अभिभावकों का अचार डालोगे आप? बच्चे नहीं होंगे वहां पे अध्यापक का क्या करोगे आप? है ना, तो आप प्रायोरिटी देना है आपको बच्चों को। किसको? हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड, किसको? बच्चों को प्रायोरिटी देना है। जब विद्यार्थी होंगे तभी तो काम होगा। आप किसे केंद्र में रखोगे? बच्चों को केंद्र में रखोगे। अभिभावक का क्या करेंगे जब बच्चे ना होंगे? अध्यापक किसे पढ़ा, दीवारों को पढ़ाने जाएंगे? परीक्षाएं किसकी कराओगे आप, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओवर हियर होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मुझे नहीं लगता कहीं पर अगर आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर भी आप मुझे बता सकते हो। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा हो, नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आई तो मुझे कमेंट करिए। ओवरऑल आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आउट ऑफ 13 कितना सही किए वो मुझे जरूर बता के जाइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। ये कोई कहने की बात नहीं है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मजे से सीखते रहिए, बढ़िया से।